में जो वनस्पतियाँ होती हैं ये 3 लेयर में पाई जाती हैं। एक वो जो बहुत बड़े होते हैं जिनका आकार काफी लंबा होता है और ये आकार लंबा सूर्य के प्रकाश या ऊर्जा के लिए कंपटीशन की वजह से होता है। हर वनस्पति चाहता है कि उसे सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो ताकि वो उस प्रकाश में भोजन बना सके अपने लिए। हर कोई अपने लिए बनाता है, लेकिन पौधे जो बनाते हैं उससे जीवों का भी भरण पोषण हो जाता है। तो यहाँ पे वनस्पतियाँ 3 कैटेगरी की पाई जाती हैं। एक वो जो बहुत हाई जो है होते हैं, हाइट के बहुत लंबे होते हैं, जिसमें ज़्यादातर कौन से आएंगे, अमरूद हो गया, रोजवुड हो गया, ऐसे पेड़ काफ़ी लंबे, हाँ महोगनी हो गया, काफ़ी लंबे होते हैं, यानी कि बहुत लंबे होंगे, जिनकी हाइट काफ़ी लंबी होगी। एक आधी पादप, आधी मतलब आधा वो वृक्ष होगा, आधा झाड़ी, बीच का होगा, वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मीडियम साइज का होगा, मान लीजिए इतना बड़ा हो गया। अब इसके बाद जो होगी तीसरे नंबर में वो है लताएं, जो इन पौधों के सहारे ऊपर चढ़ती हैं और वो भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। जो कि पत्तियां हैं, क्लोरोफिल हैं, भोजन की जरूरत हर किसी को है, तो वो भी पेड़ों पे चढ़ती हैं। लेकिन वो लताएं आपके यहाँ के जैसे पतली पतली नहीं होती, आप लोगों की जितनी मोटी मोटी होती हैं, आप लोगों से भी ज़्यादा मोटी होती हैं। इतनी मोटी होती हैं कि अगर वो पेड़ में लगती हुई हो तो आप ये नहीं जान पाएंगे वो अनाकोंडा है कि वो कोई लता है। इतनी खतरनाक होती है और इतनी मजबूत पकड़ होती है कि ये जो बड़ी बड़ी वृक्ष हैं ये सबको सुखा देती हैं वो, क्योंकि वो ऊपर बढ़ने के लिए उनको लपेटती जाएंगी और जब आपके ऊपर किसी की पकड़ बन जाएगी फिर आपका हाथ पैर नहीं फैलेगा, फिर सिकुड़ते चले जाएंगे। जैसे सांप क्या करता है, लपेटता है, वो लपेटने के बाद उसको टाइट करता है और फिर अभी आपके पैर में सांप लपेट दे, 2-3 मिनट में आपकी हड्डियाँ तोड़ देगा वो। इतना उन लोगों के अंदर पावर होता है, वो अपनी पकड़ को इतना ज़्यादा टाइट कर देंगे कि आपकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो ये काफ़ी पावरफुल होते हैं, ये लपेटते इसीलिए हैं और वो जो बना लेते हैं तुरंत ना, वो उससे उनको एनर्जी मिलती है, वो हमला कर पाते हैं उससे। तो ये लपेटने का क्रिया मतलब कि उनको ज़्यादा ताकत मिलता है जब किसी को अपने काबू में कर पाते हैं। इसीलिए अजगर वगैरह देखिए, जिस जीव को निगलना होता है पहले उसको लपेट लेते हैं ताकि वो भाग ना पाए, उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे करके, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता कि बड़े से जीव को एक बार मुंह खोला और सीधे निकल गए, धीरे धीरे करके वो अंदर निकलते जाते हैं, अंदर का जो एंजाइम्स होता है निकालते जाते हैं, उस पशु को वो गलाता जाता है और फिर धीरे धीरे करके पूरा पशु मतलब उसको अंदर ले जाने में, निगलने में उनको थोड़ा समय लगता है। और इसीलिए वो पहले क्या करते हैं, उसको अपनी पकड़ में लेते थे और जब पकड़ में ले लेते फिर धीरे धीरे निकल लेते हैं। ऐसे जो लताएं हैं ये पौधों को इतना तेजी से जकड़ लेते हैं, इतना तेज इनकी पकड़ हो जाती है कि बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष जो है वो सूख जाते हैं और फिर इन लताओं को और भी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है उनके ऊपर चढ़ के प्रकाश को प्राप्त करने का। तो ये 3 तरह के यहाँ पे बन पाए जाएंगे। एक वो जो बहुत ही ज़्यादा लंबी हाइट वाले हैं, काफ़ी लंबी हाइट, उसके बाद दूसरा जो आधी पादप है, मीडियम है, और तीसरा जो बिल्कुल ऐसे ऐसे करके इन पेड़ों पे चढ़ जाती हैं और ऊपर की तरफ जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण करके अपना जीवन जीते हैं। यहाँ पे जो जीव पाए जाएंगे वो हाथी होगा, बाघ होगा, दलदल में मगरमच्छ होंगे, अनाकोंडे जैसे सांप होंगे, ऐसे बहुत सारे जीव, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जीव हैं वो आपके 0 डिग्री के आसपास या जहाँ भी 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होगा वहाँ पे ये जीव, ये वनस्पतियाँ पाए जाएंगे। अभी चाहे 0 के पास हो या दुनिया में कहीं भी जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होगा वहीं पे आपके सदाबहार वन पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। लेकिन आपको ये भी पता है कि मध्य अक्षांशों में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये कैसे संभव है, क्योंकि आपको पता है कि बिना, जहाँ नमी होगा हमेशा नमी होगा, वर्ष भर नमी होगा, वहीं पर सदाबहार वन पाए जा सकते हैं। तो मध्य अक्षांशीय महाद्वीपों में पूर्वी तटों पर ऐसा कंडीशन कैसे संभव हो पाता है कि वहाँ पर भी सदाबहार वन होते हैं और वो पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं। 0 के पास तो सभी को पता है डेली दोपहर बाद बारिश होनी है, घनघोर बारिश होनी है, सूर्य का टेम्परेचर वहाँ पर्यंत बराबर मिलना है, तो वहाँ पे ऐसी परिस्थिति बनना आसान है कि जहाँ पे वनस्पतियाँ और जीव जंतुओं के प्रकार, प्रजातियाँ, जैव विविधता अत्यधिक होगा। लेकिन मध्य अक्षांशीय महाद्वीपों के पूर्वी तटों पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये कैसे संभव होता होगा, वहाँ पे कैसे वर्ष भर उनको नमी मिलती होगी। आपने जलधाराएं पढ़ी हैं ज्योग्राफी में, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं। जब आप निम्न अक्षांशों के पास रहते हैं 0 के आसपास, तो वहाँ पे कौन सी जलधारा चलती है, ठंडी या गर्म? गर्म जलधारा, गर्म, बिकॉज वो उष्णकटिबंधीय का इलाका है तो वहाँ पे गर्मी ही होगा।
और जब आप 0 से थोड़ा नीचे जाएंगे तो महाद्वीपों के पूर्वी तटों पे कौन सी जलधाराएं चलती हैं? गर्म या ठंडी? गर्म जलधारा। ऊपर आप देखेंगे गल्फ स्ट्रीम चलता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील चलती है। आप देखेंगे चीन और जो जापान है वहाँ भी गर्म जलधाराएं चलती हैं। अगुलास का नाम सुना होगा आपने, गर्म जलधारा है। लेकिन जैसे जैसे और उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे तो उसके पश्चिमी तटों पर आपकी कौन सी जलधाराएं दिखेंगी? ठंडी जलधाराएं दिखेंगी। यानी कि महाद्वीपों के मध्य अक्षांश में पूर्वी साइड में हर जगह गर्म जलधारा दिखेगा। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पे उच्च अक्षांशों पे आपको ठंडी जलधारा देखने को मिलेगी। जहाँ ठंडी जलधारा होगी वहाँ मरुस्थल होगा, जहाँ गर्म जलधारा होगा वहाँ वाष्प बनेगा, वहाँ पे वर्षा होगी। यानी कि वहाँ पे गर्म जलधाराएं हैं तो वहाँ पे वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा तो ठंडा होगा और बारिश होगा, और अगर बारिश है तो नमी है, और अगर नमी है तो वहाँ पे वनस्पतियाँ होंगी, और वो वनस्पतियाँ क्या हो सकती हैं? सदाबहार हो सकती हैं। तो आपके महाद्वीपों में मध्य अक्षांशों यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे गर्म जलधाराओं का प्रवाह होता है। और वहीं अगर हम कहेंगे मध्य अक्षांशों के पश्चिमी तटों पे मरुस्थल पाए जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे ठंडी जलधाराएं चलती हैं। एक रीजन ये है। दूसरा, वो व्यापारिक पवनों का जो नमी है पश्चिमी तटों तक जाते जाते समाप्त हो जाता है। तीसरा, उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, जहाँ से हवाएं दूर जाती हैं, वहाँ पे हवाएं उतरती नहीं हैं और नमी नहीं लाती हैं। ये 3 रीजन मैंने आप लोगों को बताया था मध्य अक्षांशों पे पश्चिमी तटों पे मरुस्थल होने का। ठीक, तो आपके सदाबहार वन 2 जगह पाए जाएंगे। एक वो जगह जहाँ 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होगा, 0 के पास ये 100% है। इसके अलावा महाद्वीपों में जहाँ पे पर्वत हैं, समुद्र का किनारा है, जहाँ पे परिस्थितियाँ बनेंगी कि डेली 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होगी, वहाँ पे कंडीशन मिलेगा। जैसे आप देखेंगे ब्राज़ील का जंगल है, 0 के पास है, कांगो का जंगल है, अफ्रीका के बहुत सारे और क्षेत्र है। आपके यहाँ अंडमान निकोबार भी है, नीचे के क्षेत्र में, यहाँ भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। इंडोनेशिया और उसके आसपास के जो द्वीपीय देश है, यहाँ पर भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ही घने जंगल होते हैं और दलदल का इलाका होता है नीचे का क्षेत्र। तो सदाबहार वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ऐसे कैसे उन्हें बनते हैं, तो उसमें आप सभी को पता है महोगनी होता है और आबनूस होता है, रोजवुड, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो कि ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये सदाबहार वन के उदाहरण हैं। आगे हम जो देखेंगे वो है आपका मध्य अक्षांशीय पर्णपाती या मानसूनी वन। मध्य अक्षांशों में पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं, जैसे कि आपके निम्न अक्षांशों में भी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जहाँ 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है निम्न अक्षांशों में, वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आपके देश में सबसे ज़्यादा किस तरह के वन पाए जाते हैं? क्योंकि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा आपके देश में पश्चिमी घाट पे होता है, अंडमान निकोबार में होता है, उत्तर पूर्व के हिमालय क्षेत्रों में होता है। इन क्षेत्रों में कैसे वन होंगे? सदाबहार होंगे। बाकी क्षेत्रों में कैसे होंगे? पर्णपाती होंगे। और आपके यहाँ पर्णपाती में भी 2 तरह के होते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती, एक शुष्क पर्णपाती। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से कम लेकिन 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा है, 200 सेंटीमीटर से कम है लेकिन 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, वो पर्णपाती वन आर्द्र पर्णपाती वन होंगे। और जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम लेकिन 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा के बीच का है, वहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन होंगे। और जहाँ पे 70 से कम वर्षा होगा वो आपका मैदान का बेल्ट होगा। जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा वो आपका मरुस्थल होगा। ये बारिश की वजह से मानक बनते हैं। यानी कि अगर आपका 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा है तो ये कैसा हो गया? सदाबहार बनेंगे, सदाबहार वर्षा बनेंगे, वर्षा वन होगा। अगर कहीं पे 200 सेंटीमीटर से कम और 100 सेंटीमीटर से प्लस है, वहाँ पे क्या होगा? पर्णपाती वन मिलेंगे वहाँ पे। और अगर 100 सेंटीमीटर से कम
वर्षा है तो वहाँ पे आपका शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। और जहाँ पे आपका 75 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगा वहाँ पे घास स्थल होंगे, घास स्थल होगा। और अगर जो है 25 सेंटीमीटर से आपका कम वर्षा हो रहा है तो आपका वो मरुस्थल होगा। अगर गर्म क्षेत्रों में है तो आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होगा, अगर ठंडे क्षेत्रों में है तो वो शीत कटिबंधीय मरुस्थल होगा। वहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाया जाएगा। तो ये आपकी वर्षा का रेशियो बता रहा है कि कहाँ पे कैसे वन पाए जाएंगे। तो इस तरह से आईएएस में क्वेश्चन बनता है कि इलाका है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ पे हाथी, शेर और ऐसे जीव पाए जाते हैं। दलदल का इलाका है। और इस तरह से बताइए किस वर्षा वनों या मतलब किस तरह के वनों की बात कर रहा है। तो सदाबहार वन है। और अगर पर्णपाती की बात करेगा तो सेंटीमीटर घटा देगा, दूसरी उसकी विशेषता को बताएगा। अगर ये क्लियर है तो आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा कि ये सदाबहार वनों की बात की जा रही है। आईएएस में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। या मिट्टियों की बात कर लेगा कि अगर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा है वहाँ पे चाय के बागान या मसालों के बागान हैं तो वो कौन सी मिट्टी हो सकती है। तो मिट्टी लैटराइट। इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्लियर है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, शुष्क जो आपके पर्णपाती वन है इसमें आपके कौन से वन होते हैं। ये जो आपका सदाबहार का आपने देख लिया। पर्णपाती में आपके कौन से वन आएंगे, शीशम है और साग सागौन वहाँ होंगे जो 8 पर्णपाती वनों का इलाका होगा, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ये सब आपके 8 पर्णपाती वनों का इलाका है जहाँ बहुत चौड़े चौड़े पत्ती वाले पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें सागौन सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन ये है पर्णपाती ही। पर्णपाती में जब भी आएगा सागौन, शीशम। और आपके यहाँ शुष्क पर्णपाती में आ जाएंगे, आपका इलाका शुष्क पर्णपाती का है तो यहाँ पे आपको जो है ज़्यादातर क्या मिलेंगे, आम मिलेगा, शीशम भी मिलेगा, बबूल भी मिलेगा और बांस भी दे देता है शुष्क पर्णपाती वन में। लेकिन बांस वन नहीं है, घास है। बांस को हम क्या कहते हैं, ये घास है, ये वन नहीं है, पेड़ नहीं है, लेकिन उसको भी पर्णपाती वनों में शामिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है शीतोष्णकटिबंधीय मध्य अक्षांशीय वन, जिसमें हमने लिखा मध्य अक्षांशीय आपका सदाबहार वन है, जो मैंने आपको बताया कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पे होगा। रीजन है गर्म जलधाराएं हैं और बाकी जो भी वहाँ का पर्वत होगा, हवाएं चलने की दिशा, इन सब की वजह से वहाँ पे नमी होती है और वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों का नाम तो नहीं पूछता है, लेकिन हाँ ये वन महाद्वीपों की पूर्वी तटों पे मिल रहे हैं। तो कहाँ, एक तो मिलेंगे दक्षिणी ब्राजील में, क्योंकि उपोष्णकटिबंध की बात कर रहा है। उत्तरी ब्राजील उष्णकटिबंध में है, जीरो जाता है बीच से ब्राजील के, तो उपोष्ण आपका 23 से शुरू होता है, यानी कि वो दक्षिणी ब्राजील में ही होगा। अन्यथा फिर उपोष्ण ब्राजील में नहीं पड़ता है, उपोष्ण फिर अमेरिका वाला शुरू हो जाता है। तो दक्षिणी ब्राजील में मिलेंगे आपके मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्र में जहाँ से गल्फ स्ट्रीम की धाराएं जाती हैं यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा दक्षिणी चीन में मिलेगा, चीन का जो पूर्वी दक्षिणी इलाका है वहाँ पे मिलेगा। जापान में मिलेंगे, कोरिया में मिलेंगे। ऐसे जो सदाबहार वन है जो मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, यहाँ पे गर्म जलधाराएं चलती हैं। आप लोगों को याद है कौन सी जलधारा गर्म चलती है आपके चीन के दक्षिणी पूर्व में या जापान के पास? जलधारा का नाम बताइए, याद है तो? गर्म जलधारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं। वहाँ पे ठंडी एक गर्म जलधारा मिलती है जिससे वहाँ पे मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र बनता है, जिसको डागर बैंक या कौन सा बैंक कहते हैं, डागर बैंक ही है ना, एक ग्रैंड बैंक बनता है जो आपका मिलता है गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से आने वाली जलधारा। इन दोनों के मिलने से ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है, जहाँ पे मछलियाँ विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती हैं। एक धारा जो नीचे से आती है, जीरो की तरफ से ऊपर से आती है, जो है जापान के पूर्वी तट पर मिलती है, यहाँ पे डागर बैंक का निर्माण होता है। और यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन बनता है जो अमेरिका के पूर्वी तट पर बनता है और मछलियाँ बहुत उत्पादित होती हैं।
वो दो धाराएं कौन सी हैं, एक ठंडी है और एक गर्म है, जिनके मिलने से कंडीशन हाई यूराइल है, क्यूराइल और क्यूरेशियो, और इसी में से एक का नाम ओयासियो भी है, दो नाम है ना, दोनों के मिलने से ठंडी, और इसमें से ठंडी कौन है और गर्म कौन है, ठीक है, क्यूरोसियो ठंडा और क्यूराइल गर्म, इन दोनों के मिलने से डागर बाइंड का निर्माण होता है। और इन क्षेत्रों में क्या है, बारिश भी हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन भी है मध्य अक्षांशों में, जैसे आप देखेंगे इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। और ये वन जब शीत ऋतु आता है तब अपनी पत्तियों को झाड़ते हैं। पहले मैंने बताया था कि जैसे आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो पर्णपाती वन है वो गर्मियों में पत्तियां झाड़ते हैं पानी की कमी की वजह से, मध्य अक्षांशों में भी पर्णपाती वन है और वो भी अपनी पत्तियों को झाड़ते हैं, लेकिन वो बर्फ या ठंड से बचने के लिए झाड़ते हैं। तो ये वन ठंडक के टाइम में जब बर्फबारी होती है तब ये अपने पत्तियों को झाड़ करके अपने आयतन को कम कर लेते हैं ताकि जो बर्फ है उनके ऊपर ना टिके। तो ये मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन का क्या तात्पर्य है, भूमध्य सागरीय वन किसे कहते हैं, क्या ये सिर्फ भूमध्य सागर के आसपास ही मिलेंगे या विश्व में और भी कहीं देखने को मिल सकते हैं, इसकी स्थिति जहाँ कहीं भी मिलेगी वहाँ पे तो मिलेगी। हाँ, क्या एक दो जगह आपको पता है जहाँ पे भूमध्य सागरीय वन जैसे वन पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया, बिल्कुल सही, कैलिफोर्निया, और कोई प्लेस, हाँ दक्षिण अमेरिका का चिली, बहुत अच्छे, और वेरी नाइस। ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं कि ऐसा कंडीशन और कहाँ कहाँ मिलेगा, तो कैलिफोर्निया में मिलेगा, कोड की सहायता से उत्तर देना पड़ा है, आईएस चिली में मिलेगा, आपका दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। तो ये आपके जो कंडीशन और जगह बनते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय वनों में कब वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय वनों में किस तरह के फल होते हैं, भूमध्य सागरीय वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्योंकि जैसे भूमध्य सागरीय आता है बच्चों को लगता है सिर्फ उसी के पास की बात कर रहा है और वो आप बन करके भूमध्य सागर कर देते हैं और वो गलत कराते हैं, क्योंकि उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी ये कंडीशन बनते हैं और इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। तो हेडिंग कर लीजिएगा आप, भूमध्य सागरीय वन और ये मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बनेगा कंडीशन, मध्य अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय वन पाए जाएंगे और प्लस भूमध्य सागर के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास। इसके अलावा सभी जगह पे जहाँ भी मध्य अक्षांशों पे महाद्वीप है वहाँ ये कंडीशन बनेगा, मध्य अक्षांशों में पश्चिमी तटों पर और भूमध्य सागर के आसपास भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। और इसकी विशेषता जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ पे गर्मियाँ शुष्क होती हैं, यहाँ पे गर्मी क्या होगा, शुष्क होगा, गर्मी में बारिश नहीं होगा, यहाँ पे गर्मी शुष्क होगा। और यहाँ पे शीतकाल जो होता है, शीत ऋतु, ये आर्द्र होता है, आर्द्र होता है। ये क्वेश्चन आता है कि भूमध्य सागरीय वनों में वर्षा किस ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है या शीत ऋतु में होता है, शीत ऋतु में वर्षा होता है। या आईएएस को पूछेगा तो स्टेटमेंट में देगा भूमध्य सागरीय वनों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होता है, अगर पता है तो आप तुरंत करेंगे कि नहीं गलत, यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होता है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा उलझा के पूछता है कि बच्चे नहीं जानतेगा तो वो तुरंत गलत करेंगे। इसके अलावा ये जो इलाका है ये खट्टे फलों का है, खट्टे रसदार फलों का इलाका है, हाँ बिल्कुल, खट्टे रसदार फलों का इलाका है। जैसे नींबू, संतरे की जितनी प्रजातियां हैं सब मिलेंगी यहाँ पे, नींबू और संतरे की प्रजातियां मिलेंगी। इसके अलावा जैतून नाम सुना होगा, यस मैम, ऑलिव ऑयल, जैतून, और ये जो इलाका है ये खट्टे फलों का इलाका है, खट्टे रसदार फलों का इलाका है। इसके अलावा ये जो इलाका है ये खट्टे रसदार फलों का इलाका है, हाँ बिल्कुल, खट्टे रसदार फलों का इलाका है। इसके अलावा जैतून नाम सुना होगा, यस मैम, ऑलिव ऑयल, जैतून
जैतून यहाँ बड़े पैमाने में होता है। अंजीर नाम सुना होगा आपने? यस, अंजीर आपने इतिहास में भी सुना होगा। सीरिया के शासक ने बिंदुसार ने 3 चीजें मंगवाई थी, सूखी या मीठी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। यूरोप के दार्शनिक बहुत फेमस थे। और दूसरा यहाँ पे अंजीर हो ही रहा है जो कि इंडिया में नहीं होता था। और तीसरा यहाँ की शराब वाला, ये विश्व का सबसे ज़्यादा शराब उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, जो कि खट्टे रसदार फलों से, अंगूर वगैरह से रम और पता नहीं क्या क्या बनता है ना, जो महंगे किस्म के शराब आते हैं। तो उन्होंने 3 चीज़ें मांगी थी वहाँ के शासक से, सीरिया के शासक से। उसने कहा कि ठीक है, हम आपको सूखी अंजीर भी भिजवा दिया, मीठी और शराब, लेकिन हमारे यहाँ दार्शनिकों का आदान प्रदान नहीं होता है, इसके लिए हमें माफ़ करें। तो ये देखिए, आपका इतिहास भी कह रहा है कि यहाँ पे अंजीर होता है, और आपकी जियोग्राफी भी कह रही है यहाँ पे अंजीर होता है। तो खट्टे फल है, नींबू, संतरा, जैतून में अंजीर है, और बड़े पैमाने पे अंगूर। अंगूर तो आप जानते ही, खट्टे फलों में, रसदार फलों में महत्वपूर्ण है। अंगूर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, इटली, फ्रांस, स्पेन, इन सभी क्षेत्रों में ऐसे फल बड़े पैमाने पर होते हैं, इसलिए यहाँ पे शराब बहुत ज़्यादा बनता है, और भी महंगे वाले फलों से शराब बनाए जाते हैं। तो यहाँ के ये फल हैं, और ये भी क्वेश्चन आता है, जैसे याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जड़ी बूटियाँ भी काफ़ी पाई जाती हैं, तरह तरह की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका शंकुधारी वन या टाइगा वन, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया था। शंकुधारी वन, या इसी को हम और क्या कहते हैं, टाइगा वन। टाइगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप इस तरह का होता है, इसीलिए हम इसको टाइगा कहते हैं, या शंकुधारी वन भी कहते हैं। टाइगा वन या शंकुधारी वन, इनके बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ पता है। ये उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, यानी कि वो इलाका जहाँ पे बर्फ तो पड़ता है, लेकिन ये टुंड्रा वाला इलाका नहीं है, इसके बाद टुंड्रा शुरू हो जाएगा, और ये भी सदाबहार वन ही होते हैं। आपके टाइगा या शंकुधारी वन कैसे हैं? सदाबहार वन होते हैं। इनकी पत्तियाँ छोटी और नुकीली होती हैं, और इनका पेड़ का शेप बिल्कुल आपके सामने है, ऐसा होता है ताकि उस पर बर्फ ना टिके। ये इलाका अब तक जितने वन आपने पढ़े हैं, चाहे वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो, मध्य अक्षांशीय सदाबहार हो, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती हो, या भूमध्य सागरीय वन हो, इन सब में टाइगा वनों की जैव विविधता और उत्पादकता सबसे कम होती है, क्योंकि ये पहुंच रहे हैं बर्फ के पास, और बर्फ के पास होंगे तो निश्चित तौर पे जैव विविधता कम हो ही जाएगा। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, जैव विविधता कम होता जाता है, और ये ध्रुवों के पास हैं तो निश्चित तौर पे जैव विविधता कम हो गया है, अपेक्षाकृत घटते घटते सबसे कम हो गया। तो जैव विविधता या उत्पादकता सबसे कम है, लेकिन 2 विशेषता दुनिया में सबसे ज़्यादा ये वन पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोगों को पता है, बिकॉज ये मुलायम लकड़ियों की हैं, जिससे लुगदी और प्लाईवुड जैसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसका महत्व है, ध्यान रखिएगा या नोट करना पड़ेगा। इसमें जैसे चीड़ है, देवदार है, फर है, स्प्रूस है। चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस ये वृक्ष हैं, टाइगा वनों में है। चीड़, देवदार, चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस, ये इसके महत्वपूर्ण वन है। ये क्वेश्चन भी आता है कि टाइगा वनों का कौन सा उदाहरण है, या वन ये वाले जो वृक्ष हैं ये कौन से वन के हैं। तो ये सब फल आपके हिमालय पर भी मिलेंगे, सभी को पता है, क्योंकि हिमालय में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वनों की प्रकृति भी बदलती रहती है। तो टाइगा वन भी आपके सारे वन हिमालय में भी पाए जाते हैं, और ये काफ़ी कीमती वन है, आप सभी को पता है। और सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं रीजन क्या है? कनाडा का उत्तरी पूरा बेल्ट टाइगा है, अलास्का पूरा टाइगा है, यूरोप टाइगा है, ऊपर का क्षेत्र पूरा का पूरा साइबेरिया यानी कि रूस टाइगा वनों से ढका है। इसके अलावा जब दक्षिणी ध्रुव के पास जाएंगे तो वहाँ तो बहुत मोटी बर्फ की चादर है, लेकिन वहाँ भी थोड़ी बहुत जो हैं वो टाइगा वन देखने को मिलेंगे। साथ ही जितने आपके ऊंचे पर्वत हैं कहीं भी, चाहे हिमालय हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, सभी जो है आपके पर्वतों पर एक ऊंचाई के बाद टाइगा वन देखने को मिलेंगे। इसीलिए विश्व में इनका सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय विस्तार या क्षेत्रफल है, और ये आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वन है। ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हैं? ये कोई दिक्कत? ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे।
था कितने तरह के घास होते हैं, इसमें 20% लैंड में पाए जाते हैं। और यहाँ पे वर्षा कम होता है इसलिए घास होते हैं। घास के क्षेत्रों में जंगल या जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्यों डेवलप नहीं करते हैं, आग लगने की वजह से डेवलप नहीं कर पाते हैं, ये क्वेश्चन भी बना है। और इन क्षेत्रों में ज़्यादातर कैसे जानवर होते हैं जो आपके उष्णकटिबंधीय जो है घास स्थल हैं या शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं, उनमें कैसे जीव पाए जाते हैं? रेप्टाइल होंगे, रेप्टाइल्स गर्दन में पाए जाते हैं ना, रेप्टाइल्स गर्दन में होंगे। यहाँ पे ज़्यादातर शिकारी और खुंखार जानवर होते हैं। शेर होंगे, क्योंकि घास स्थल है तो शाकाहारी होंगे, और शाकाहारी है तो उनको कंट्रोल करने के लिए मांसाहारी भी तो होंगे। तो ये होते हैं शिकारियों का क्षेत्र कहलाता है। ये क्वेश्चन भी आया है पीसीएस में, कौन से क्षेत्र को शिकारियों का क्षेत्र कहते हैं? तो वहाँ पे दे देगा उष्णकटिबंधीय आपके घास स्थल, या सीधे दे देगा सामाना का घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पर्णपाती वन, इस तरह से दे देगा। तो उसमें अगर सामाना कहीं दिया है या उष्णकटिबंधीय आपका घास स्थल दिया है तो वो शिकारियों का क्षेत्र होता है। उसमें सबसे ज़्यादा आपके जानवर देखने को मिलेंगे, शाकाहारी चाहे मांसाहारी। अगर कभी आप लोग डिस्कवरी वगैरह देखते होंगे तो उसमें दिखाता है बहुत बड़े बड़े घास स्थल जहाँ पे बहुत सारे झुंड में बाइसन भी होते हैं, बहुत सारे झुंड में दूसरे जीव भी होते हैं। जहाँ झुंड में शाकाहारी होते हैं वहाँ पे झुंड में फिर जो खुंखार जानवर होते हैं, भेड़िए, शेर और दूसरे जीव वो भी हमला करते हैं, और मिलके अगर बड़ा जीव है उसका शिकार करेंगे, फिर मिलके सब भोजन करेंगे। फिर जब शेर छोड़ेगा तो बाकी जो जीव हैं उससे छोटे वो उसको बची हुई चीज़ को खाते हैं। तो कभी डिस्कवरी वगैरह देखिए तो दिखेगा आपको बहुत बड़े बड़े मैदान, दूर दूर तक वहाँ कोई आदमी कोई गांव नहीं रहता, सिर्फ इलाका ही जानवरों का होता है। लगता है कि दूसरी दुनिया में ही आ गए हैं, क्योंकि वो बहुत दूर दूर तक पूरे घास स्थल होते हैं और वो बिल्कुल खुंखार जानवरों का इलाका होता है, इसीलिए उसको शिकारियों का क्षेत्र कहते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल उसको नहीं कहते, वहाँ पे खुंखार जानवर उतने नहीं होंगे, वहाँ पे उत्पादन का काम ज़्यादा होता है। जैसे आपने देखा प्रेरी में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन होता है, गेहूँ की रोटी कहते हैं इसको। स्टेपी, इन क्षेत्रों में आप देखिए चुकंदर वगैरह का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, और ये घास थोड़े पौष्टिक होते हैं और इनका आकार उतना बड़ा नहीं होता। आप यहाँ ही देखिए जो ठंडी में गर्मी में घास होता है, जैसे सरपत हो गया, जो कांस हो गया, ये जो गर्म इलाके वाले काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, खाने योग्य नहीं रहते पशुओं के, लेकिन उसमें पशु रहते हैं। उसमें नीलगाय भी रहता है, उसमें दूसरे जानवर भी रहते हैं। लेकिन जो आपके ठंडे क्षेत्र में आ गए, यानी कि ठंडक के मौसम में जो घास होगी उनका आकार उतना बड़ा नहीं होगा, वो मुलायम होंगे। ऐसे ही जान लीजिए अक्षांश बढ़ने के साथ साथ जैसे पौधों की हाइट बढ़ती जा रही है, मुलायम होते जा रहे हैं। वन देखिए, वन तक मुलायम हो जा रहे हैं तो घास भी तो मुलायम हो जाए ना। तो ये घास पौष्टिक होते हैं पशुओं के लिए। वहाँ भी पशुचारण होता है। अमेरिका वगैरह में लोग घोड़े पे बैठ के पशुचारण करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पशु रहता है कि पैदल पैदल कहाँ देखेंगे, इसलिए घोड़े पे बैठ के पशु चराते हैं। वैसे अमेरिका की तो बात ही, वहाँ तो हेलीकॉप्टर से क्यों होते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े इनके प्लांट हैं, ये दिन भर चलते रहेंगे उसी में गेहूँ लेके। तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर से ही दवा की छिड़काव, बीज का छिड़काव और खाद की छिड़काव कर दी जाती है। वहाँ पे लोग घोड़े पे बैठ के पशु चराते हैं। यहाँ जिसके दो जानवर है वो पशु पे बैठ के जो बैठेगा किसको चराएगा। और अब यहाँ घास लैंड तो कहीं नहीं जा रहे हैं, सब इंसान, सारे इंसान लैंड हो जा रहे हैं, तो जगह ही नहीं है कहीं पे। लेकिन अमेरिका वगैरह में अभी भी बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, आबादी बहुत कम है, लोग जागरूक हैं, जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल न्यून के बराबर है। तो वहाँ ये सब चीज़ें, वहाँ पे लोग पशुचारण करते हैं बहुत बड़े। वहाँ पे मक्का वगैरह यहाँ उत्पादन करते हैं और खुद खाने के लिए। अमेरिका में मक्का उत्पादन तो पशुओं को खिलाने के लिए, वहाँ पे इंसान कम खाते हैं, जानवर ज़्यादा खाते हैं। और वो मक्का इतना मीठा होता है, बिल्कुल चीनी जैसा, आप खा ही नहीं सकते, इतना मीठा होता है वो मक्का, बहुत ज़्यादा मीठा। यहाँ के मक्के के सामने तो मतलब इतना मीठा होता है कि आप लोग खा नहीं पाएंगे उसको। और काफ़ी बड़े दाने का होता है, काफ़ी पौष्टिक होता है। वो लोग बोते ही पशुओं के लिए, वहाँ पे मक्के का उत्पादन पशुओं के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं होता है। वहाँ पे वो लोग मक्का पशुओं को खिलाते हैं, क्योंकि मक्का पौष्टिक होता है ना, मोटे अनाजों में सबसे पौष्टिक, वो पशुओं को खिलाते हैं। उनके पशु भी काफ़ी ताकतवर होते हैं। और गाय के दूध में अमेरिका सबसे आगे है, याद रखिएगा, गाय के दूध उत्पादन में अमेरिका सबसे ज़्यादा आगे है। ओवरऑल सभी पशुओं के दूध उत्पादन में आपका इंडिया सबसे आगे है, जिसमें भैंसों का दूध सबसे ज़्यादा है। मोटा दूध, मोटी बुद्धि। अमेरिका के लोग सोचिए इतने समझदार हैं, वहाँ पे ज़्यादातर गाय रखते हैं, जो
ज़्यादा मात्रा में देती हैं, लेकिन वो हल्का होता है और सेहतमंद होता है। तो अमेरिकियों का चॉइस ही अलग है, वो लोग गाय ज़्यादा पालते हैं और गाय के दूध के उत्पादन में यूएस सबसे आगे है काफ़ी समय से। जब मैं पढ़ती थी तब भी वो आगे था, हम लोग पढ़ते हैं तब भी वही आगे है, और हम भैंसों के दूध में ही शुरू से आगे हैं। तो ये सब चीज़ें भी देख के इंटरेस्टिंग लगता है कि हर चीज़ से पता चलता है कि बुद्धिमान है तो हर चीज़ से बुद्धिमान ही करता है। और ये क्लियर ही हो गया आपका। आगे है मरुस्थल। आप सभी को पता है सबसे पहली बार मरुस्थल किसे कहेंगे, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा, काफ़ी शुष्क इलाका होगा, वनस्पति और जीवों से रहित होगा, लेकिन यहाँ के जीव जो होंगे वो काफ़ी डेंजरस जहरीले होते हैं। गर्म क्षेत्रों के जो जीव होते हैं उनके अंदर जहर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा जहरीले होते हैं। जैसे पानी वाला सांप ठंडे क्षेत्र में है, पानी में रहता, नमी में रहता, उसके काटने से आदमी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन वहीं जो कोबरा सबसे शुष्क क्षेत्र में रहता है, सबसे डेंजरस, यहाँ का सबसे डेंजरस सांप हम लोग उसी को मानते हैं। वैसे सबसे जहरीला करैत सांप माना जाता है, करैत, लेकिन हमारे यहाँ का तो सबसे जहरीला किंग कोबरा जिसको आप कहते हैं वो है। तो और जो आपके मरुस्थल है, यहाँ की वनस्पतियों की विशेषता क्या है? अच्छा, ये पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि सबसे लंबे समय तक बिना पानी पिए कौन सा जीव रह सकता है? इंडियंस यही करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ यही जीव ही है जो सबसे कम पानी में सबसे लंबे समय तक रह सकता है, ऊँट। तो अपने यहाँ जो जानते वही बताते हैं, लेकिन ये खूब मंडूक वाली बात होगी। ऑप्शन में ऊँट भी था और कंगारू भी था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का एक चूहा था और एक और भी कोई ऑप्शन था, 4 ऑप्शन थे, और उसमें से पूछ लिया था कि सबसे ज़्यादा समय तक बिना पानी पिए कौन सा जीव रह सकता है। इंडिया वाले तो ऊँट मार के चले आए इंडिया के क्वेश्चन, लेकिन ये सही नहीं था, ये ऑस्ट्रेलिया का चूहा, वो भी पानी नहीं पीता है। ऑस्ट्रेलिया का एक चूहा था जो बहुत लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। ये पीसीएस का क्वेश्चन था, और मैक्सिमम या जिन्होंने मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा भी नहीं था, और सबका क्या हुआ, गलत का। तो मरुस्थल की पहचान है पानी की कमी, तो यहाँ पे जो जीव होंगे वो क्या होंगे, कम पानी में लंबे समय तक जी सके। और यहाँ के जो छोटे छोटे जीव होते हैं ये मूत्र भी ठोस रूप में त्यागते हैं, क्योंकि पानी की कमी होती है तो पानी को क्या करते हैं, बचाते हैं। दूसरा, यहाँ की जो वनस्पतियाँ होंगी जितना ऊपर होंगी उसका कई गुना नीचे उनकी जड़ होती है। रीजन, पानी की तलाश में, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ लोग ऊपर की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि प्रकाश के लिए चाहिए, और जहाँ पानी कम है, प्रकाश ज़्यादा है, वहाँ लोग कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ भाग रहे हैं। यानी कि मरुस्थल में वनस्पतियाँ किधर बढ़ाती हैं अपना ज़्यादातर बॉडी, नीचे की तरफ, वहाँ वो पानी के लिए संघर्ष कर रही हैं। और जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ लोग प्रकाश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, संघर्ष सब जगह है, वनस्पतियाँ भी संघर्ष करती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव संघर्ष करता है। जो 0 के पास है वो गर्मी से बचने के लिए संघर्ष करता है, जो 90 के पास है वो ठंडी से बचने के लिए संघर्ष करता है, और आप लोग हर चीज़ से बचने के लिए संघर्ष करते हैं। ठंडी में स्वेटर ढूंढेंगे, गर्मी में हल्के कपड़े ढूंढेंगे, बारिश में छाता ढूंढेंगे। आप लोग सबसे ज़्यादा संघर्ष करते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा आलसी है, क्योंकि संघर्ष करते करते ऐसे थक जाते हैं, काम क्या करें। और बाकी जहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, वहाँ पे लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, कम थकते हैं, कम आलसी होते हैं। जैसे कि यूरोपीय कंट्रीज़ के लोग, अमेरिका के लोग, ये लोग क्या होते हैं, चाइनीज़, बहुत मेहनत करते हैं। नेपाली लोगों को देखिए, बहुत मेहनत करते हैं, हाइट छोटी होती है, मजबूत शरीर होता है, और वो दिन भर चलते हैं। वहाँ के वृद्ध लोग इतना काम कर लेंगे, आप लोग उतना नहीं कर पाएंगे, इतने मजबूत और कर्मठी होते हैं। तो देखिए, जलवायु से हर किसी को संघर्ष करना है। अगर वो 0 के पास रहने वाला जानवर है तो उसके हाथ पैर कान नाक सब बड़े बड़े होंगे, क्योंकि उसको वाष्पोत्सर्जन करना है। अगर वो 90 के पास है तो अपना हर चीज़ वो छोटा रखना चाहेगा, क्योंकि उसको वाष्पोत्सर्जन नहीं होने देना है। तो ये देखिए, संघर्ष है ना, हर किसी के जीवन में संघर्ष है। जो चूहा रेगिस्तान में है उसको पानी नहीं जाने देना अपने शरीर से, इसलिए वो ठोस रूप में मूत्र त्याग करेगा। आपके यहाँ जो चूहा होगा वो लिक्विड में ही करेगा, क्योंकि उसको पानी की कोई कमी नहीं है।
आप यहाँ एक बाल्टी में पानी धो सकते हैं तो 10 बाल्टी पानी गिराएंगे, लेकिन अगर आप मरुस्थलीय क्षेत्र में तो एक बाल्टी में कपड़े भी धुल जाएंगे, बर्तन भी धुल जाएंगे और खाना भी बन जाएगा। तो जहाँ भी है संघर्ष हर किसी को करना है, हर जीवधारी संघर्ष करता है और वो संघर्ष बस सेम अपोजिट हो जाता है। ठीक, जब अच्छे से पढ़िए तो पता चलेगा कि चींटी से लेकर के हर जीव संघर्ष कर रहा है। जलवायु सबसे संघर्ष करवा लेता है। अब आप वो चीज़ फील कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो ये चीज़ क्लियर, मरुस्थल में वनस्पतियाँ अपना हाइट जितना ऊपर होता है उसका कई गुना नीचे तक जाती है। हाँ, एक जीव है जो सबसे ज़्यादा आलसी है। ये सिर्फ सी टेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। एक जीव है जो दिन में 18 घंटे सोता है, 24 घंटे में वो 18 घंटे सोता है, हफ्ते में एक दिन सो जाता है और वो पेड़ में टहनियों पर उल्टा लटक के सोता रहता है। इतना आलसी है कि वो शौच भी नहीं जाता और खाने भी नहीं जाता। क्या? हाँ, स्लॉथ। ये मतलब जो है पूछता है अक्सर, सी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ये जीव है जो सबसे आलसी है। अगर वो सो रहा है उसके ऊपर से सांप भी चला जाए तो कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो इतना आलसी है। 18 घंटे सोता है और हफ्ते में एक दिन पेड़ के नीचे उतरेगा और जिस पेड़ पे रहेगा सारी पत्तियां खा जाएगा। जब उसकी पत्ती खत्म होगी तब पेड़ चेंज करेगा। अपने जीवन काल में वो मैक्सिमम 40 पेड़ चेंज करता है और उसी में उसको अपना जीवन बिता लेता है। 40 पेड़ की पत्तियां खाता है और जो है अपना जीवन, जब तक वो पत्ती नहीं खत्म हुआ पेड़ नहीं छोड़ेगा और उस पेड़ की किसी भी टहनी पे वो 18 घंटे लटक के सोएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन था और जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मुझे भूला ही नहीं। ऐसे ऐसे जीव ही हैं आपके यहाँ, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होती है। सिलेबस से बाहर जाएंगे तो इतने जीव हैं कि जीव विज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन सारे जीव नहीं। और यहाँ के जीव कैसे होंगे? अगर मरुस्थल है और गर्मी वाला मरुस्थल है तो जीव रात्रिचर होंगे या दिवाचर होंगे? रात्रिचर। नहीं। अब आप लोग सोच के बताइए हमें। अगर गर्मी का मरुस्थल है तो पशु दिन में विचरण करेंगे या रात? दिन में चलिए, बॉयज रात्रि में और गर्ल्स दिन में। मुझे ऐसा लगा। आपको ऐसा लग रहा है? और आप बाकी लोगों को कुछ नहीं लग रहा? नहीं, दिन में हमारे यहाँ कुछ नहीं लगने वालों की संख्या ज़्यादा है। दिन में बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं कि ना कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि लास्ट में उत्तर मिल ही जाना है। रात्रिचर होते हैं क्योंकि दिन में इतना टेम्परेचर होता है, इतनी गर्मी होती है कि जल भुन जाएगी बेचारी। एक तो पानी की कमी है, ऊपर से तपती धूप में निकल गए जो थोड़ा बहुत है वो भी शरीर से निकल जाए। तो ये और ज़्यादा ठंडा होता है ना रात में। हाँ बिल्कुल, रेगिस्तान में दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और रात में ठंडा हो जाता है माइनस में। लेकिन उस दिन वाले क्योंकि पानी की कमी है ना तो माइनस में जीना थोड़ा आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में जीना ज़्यादा मुश्किल क्योंकि पानी की ही कमी है। पानी भी शरीर से जो शरीर में वो भी निकल जाएगा तो फिर बचाएंगे क्या? तो जो रेगिस्तान में है अगर वो गर्म इलाका है तो वहाँ पे जीव कैसे होंगे? रात्रिचर होंगे। देखिए बिच्छू हो गया, सांप हो गए, बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं निकलते हैं और ऐसे ही जीव वहाँ रहते हैं। क्योंकि बाहर ऐसे जीव रहेंगे तो दिन में ही वो क्या हो जाएंगे? भून जाएंगे। इतनी गर्मी और इतना गर्म रेत होता है। निश्चित तौर पर यहाँ पे जो भी जीव रहेंगे छोटे वो सब भूमि के अंदर रहेंगे और भूमि के अंदर रहेंगे अगर तो फिर भूमि के बाहर दिन में आके जान थोड़ी देना है उनको। उनका जो क्या हार्मोन, जैसे ही उनकी बॉडी, आप सभी को पता है कि जितने रेप्टाइल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, आसमतापी होते हैं और ये टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। जितना इन्वायरमेंट का बढ़ेगा उतना इनकी बॉडी का बढ़ जाएगा, जितना इन्वायरमेंट का घटेगा उतना इनका घट जाएगा। तो अगर वो बाहर निकल भी गए और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और उनकी बॉडी का टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस तो उनके एंजाइम्स क्या काम करना बंद कर दिए और अगर एंजाइम काम नहीं करेगा तो वो भी काम नहीं करेंगे, भोजन के आगे भी मर जाएंगे वो पड़े। तो जान थोड़ी देनी है दिन में बाहर आ करके, तो क्या करते हैं वो? रात में निकलते हैं। सोचिए अगर आप लोग कोल्ड ब्लडेड होते तो फिर क्या होता? बिल्कुल, तब आप लोग जब सामान्य मौसम रह रहा तब खाना इकट्ठा करके अपने अपने कमरों में जमा करते थे और ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा गर्मी में घर के बाहर नहीं निकलते और तब
बहुत अच्छा रहता, जाम भी नहीं लगती, झगड़े भी कम होते और पढ़ाई भी कम करना पड़ता, मेहनत भी कम करना पड़ता। लेकिन अगर कोई हिम्मत दिखा के और गर्मी में निकल पड़ता कि नहीं आज तो मैं जाऊंगा, तो फिर वो वापस नहीं आता। तो अच्छा हुआ कि आप लोग होल ब्लड ने, लेकिन होते तो अच्छा रहता, फिर इतनी जनसंख्या वृद्धि भी नहीं होती, निष्क्रिय रहते बाकी टाइम। तो इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होता है, जनसंख्या वृद्धि नहीं होती, झगड़े नहीं होते, मेहनत कम करना पड़ता। तो पॉपुलेशन और ये पॉल्यूशन भी कम होता, बाकी टाइम हम निकलते नहीं तो गाड़ी नहीं चलाते। बहुत सारे काम आप लोग नहीं करते, कुछ ही महीने करते, बाकी टाइम पड़े रहते चुपचाप। जैसे सांप, बिच्छू और मच्छर और मक्खियाँ इंतजार करने की मौसम सामान्य हो तो बाहर निकले, प्रजनन करे, भूखे भोजन करे, वैसे आप लोगों का भी सब क्रिया क्या होता है, रुक जाता। तो काफ़ी अच्छा रहता है, इतना पॉपुलेशन तो दुनिया में नहीं होता। लेकिन क्या नेचर ने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप लोगों को संतापी बना के। तो मजाक कर रही हूँ। मतलब ठीक कीजिए कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा होता तो क्या होता, तो वो दुनिया कैसी होती। ऐसी चीज़ें हो सकता है IAS में चल के ऐसे भी क्वेश्चन आते कि अगर मानो कोल्ड ब्लडेड होता तो क्या होता, 4 ऑप्शन दे दे। अगर नहीं सोचे हैं कभी तब वहाँ सोचना शुरू करेंगे ये सामने और इतना प्रेशर रहेगा, एड्रेनलिन का स्राव होना शुरू होता है, क्या उड़ो दड़ो उड़ो, कुछ समझ नहीं आता। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है जो नेचर बनाता है ना। कोल्ड, हाँ एक दिन आपको कैसे तब मक्खियाँ देखते हैं, रात नहीं दिखाई देती हैं, वो मच्छर की बात होने लगी तो मक्खी छूट गई। देखिए सभी चीज़ को नेचर ने अलग अलग तरीके से बनाया है। जैसे मानव है, देखिए अभी तो लाइट की व्यवस्था हो गई, हर चीज़ की व्यवस्था हो गई, तो मानव दिन रात चलता है। लेकिन नियम यही है कि शाम को सूरज ढलने के बाद मानव भी घर लौट आता है, उसके बाद वो आराम करता है, उसके सोने का, खाने का, आराम करने का टाइम होता है। ऐसे ही बहुत सारे जीव भी हैं जो दिन में अपना भोजन ढूंढेंगे, जो भी करना वो करेंगे, लेकिन वो रात में आराम करते हैं। तो आपकी मक्खियाँ भी क्या हैं, सामाजिक प्राणी हैं, उनको असामाजिक न समझिएगा, वो भी आराम करती है रात में। आपकी मक्खियाँ सामाजिक प्राणी हैं, दीमक सामाजिक प्राणी हैं, ऐसे प्राणियों को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। चींटी है, कालूरी भी रहते हैं ना। अच्छा आप रात में ढूंढ देंगे हैं क्या? हो सकता है आपने ज़्यादा सर्च किया हो, लेकिन हाँ हो सकता है कम आराम करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनती होती है। अपने शरीर के वेट का 40 गुना ज़्यादा वेट उठाती हैं वो, अपने वेट का से 40 गुना ज़्यादा वेट उठाती हैं चींटियाँ। इतनी छोटी सी रहेंगी और इतना बड़ा सा टुकड़ा खींचते हुए लेके जाती हैं, यानी काफ़ी कनमठी और मेहनती होती हैं चींटियाँ। हो सकता है वो अपने 24 घंटे में से 4 घंटे ही रेस्ट करती हूँ, बाकी टाइम वो सफाई करती हूँ। आप लोग इतना गंदगी फैलाते हैं तो उनका काम आपने बढ़ा दिया, कहाँ से आराम करेंगे वो। नेचर ने उनको ड्यूटी दिया था सफाई करने का, सफाई कम नहीं होता, बेचारी दौड़ती रह जाती है, सुबह हो जाती है, फिर रात हो जाता है। ऐसा ही कुछ होगा उनके साथ। और बाकी आप देखते हैं कीट वगैरह के साथ, तो कीट मौसम के अकॉर्डिंग आते हैं। वो लोगों को भी जैसे बारिश का मौसम मॉडरेट रहता है, उस समय उनका ज़्यादा प्रसन्न कर पाते हैं वो, तो वो ज़्यादा रहते हैं। तो एक मतलब ये हम रिसर्च नहीं करेंगे कीटों के बारे में, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे में क्या करना है। तो ये क्लियर हो गया रेगिस्तान। और नेक्स्ट है आपका टुंड्रा पारितंत्र। हाँ तो ये जो जीव हैं ये रात्रि चलोगे, लेकिन अगर ध्रुवीय क्षेत्र के जीव हैं तो वो वाले कैसे होंगे, और अगर वहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है तब देखिए ठंडे क्षेत्रों में मैक्सिमम हर व्यक्ति चाहता है कि वो क्या करे, जब गर्मी है तभी कर ले। जैसे आपने नाम सुना होगा पेंगुइन, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं ना पेंगुइन। ये लोग जब 6 महीने का दिन रहता है उस समय खूब खा खा के मोटे हो जाते हैं। डिस्कवरी में देखा है, तो नहीं देखा डिस्कवरी, क्योंकि उनको पता है कि आगे 6 महीने यहाँ पे इतनी बर्फबारी होगी कि उस समय भोजन ढूंढना, सारी झीलें जो महासागर है, समुद्र है वहाँ के, वो सब बर्फ से ढक जाएंगे। फिर भोजन के लिए उन्हें सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, फैमिली होती है। और वहाँ पे अगर माँ जाती है, अगर माँ मतलब जाएगी भोजन के लिए, तो पिता बच्चों की देखभाल करेगा। हाँ ये बढ़िया है,
मतलब जन्म तो माँ देती है, लेकिन बच्चा देने के बाद वो भोजन के लिए चली जाती है, फिर पिता उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं। बहुत अच्छी जिम्मेदारी दोनों निभाते हैं। जन्म माँ देती है, लेकिन वो जन्म देने के बाद फिर बच्चों के लिए भोजन लेने निकल जाती है, और एक महीने के सफ़र के बाद आती है वो लंबी दूरी तय करके, चूँकि महाद्वीप है ना अंटार्कटिका, बहुत लंबी दूरी तय करके वो जाएगी, फिर मछलियाँ को ढेर सारा खाएगी, खा खा के मोटी होगी, फिर वहाँ से लौटेगी अपने कारवा के साथ। जब तक आएगी तब तक बच्चे अंडा दे के जाती है वो, उसका पिता उसको होते नहीं सेना जो हाँ, वो अंडे को उसका पिता सुरक्षा देता है, उससे चूजे निकल आते हैं। अब वापस आके अपने पति और बच्चे को ढूंढना भी मुश्किल होता है क्योंकि वो तो अंडा दे के गई थी अपने पति को। अब आके पति, चलो पति तो पहचान में गए, बच्चा कौन सा मेरा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है हम लोगों में। मैंने जब डिस्कवरी में देखा मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़। नेचर का ये भी देखिए कितना संघर्ष करे कि माँ मतलब जब तक बच्चे को पेट में रखेगी जब तक वो मतलब अंडा बड़ा नहीं हो जाता, और जैसे ही वो दुनिया में आएगा वो पिता को दे देगी, अब ये संभालो। उसके बाद वो खुद चली जाएगी और खूब ज़्यादा भोजन करके आएगी, क्योंकि उससे बाकी अपने बच्चों को भी जो है देखना होता है आगे। तो वो चली, जैसे वो आएगी फिर पिता पाए करेंगे, वो जाएंगे भोजन करने, और फिर वो मोटे तगड़े 1 महीने होंगे, 1 महीने बाद लौटेंगे फिर वो अपनी पत्नी और बच्चे की तलाश करेंगे, और इसके लिए वो आवाज़ें निकालते हैं, बुलाते हैं, और उस आवाज़ जैसे गाना गा के हीरोइन को नहीं बुलाते थे उसी टाइप का ये भी है। अरे ये जीव था, ये मत सोचिए सिर्फ इंसान को गाना गाने आता है या सिर्फ इंसान ही गाना गा के अपनी जोड़े को बुला सकता है, ये वो भी जीवधारी है आपकी तरह, इस तरह का आवाज़ नहीं, लेकिन वो अपनी आवाज़ में कुछ तो बोलते होंगे, जब तो उनकी पत्नी समझ के आती होगी ना तो ऐसा जंतुओं में भी होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पेंगुइन। वहाँ पे दोनों जोड़े बहुत कम समय साथ में रहते हैं, क्योंकि लाइफ बहुत संघर्षशील होता है। तो ये डिस्कवरी भी मैंने देखा था, मुझे पता चला कि वाह क्या लाइफ है, कितनी संघर्ष है। और उस दरमियान वहाँ ये 2 लोग पहुँच गए रिसर्च करने। अब रिसर्च करने जाएंगे तो पकड़ना शुरू कर देते हैं। पता लगा एक तो बेचारी घर छोड़ के आई बच्चा और अपने पति को भोजन की तलाश में, इनको रिसर्च की पड़ी है, पकड़ लिया अब वहाँ से सोचे कब यहाँ से निकले तब भोजन ले, तब वापस जाएंगे क्योंकि घर भी लौटना है, काफ़ी दूरी तय करके आए। वो इतना गुस्सा आ रहा था उस वक्त मुझे रिसर्च वालों की जाने दो बेचारे को लेकिन उन लोगों को कैमरा बांध दिए उसके शरीर में कि देखिए लोग कितना कैसा भोजन करते हैं, पानी के अंदर की इनकी ज़िंदगी कैसी है, मानो जहाँ रहेगा दूसरों को जीना आराम कर देता है, वो उनकी ज़िंदगी में डिस्टर्ब करने पहुँच जाते हैं सब अमेरिका, यूरोप और बाकी सब लोग। और कैमरा बांध के छोड़िए, पानी में बेचारी कैसे मछलियाँ पकड़ रही, कैसे खा रही, एक तो ऐसी इतनी असुविधा पर कैमरा बांध दिए उसके बाद जब वो खाना वाना खा के निकल रही तो ढूंढ रही किसको कैमरा बांधे, फिर पकड़ो उसको। तो ये भी एक समस्या है। तो मतलब रिसर्च मानव को समझना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो कितना मुश्किल काम है, लेकिन वो उनको इंटरेस्ट है हर किसी के बारे में जानने का, तो पहुंच जाते हैं रिसर्च करने। ये कहानी मैंने पेंगुइन की देखी थी तो पता चला कि हर कोई संघर्ष करता है। कभी मत सोचिएगा कि आप मानव ही खाली संघर्ष कर रहा, हर जो संघर्ष करता है। जैसे ओलिव रिडले का नाम सुना होगा आपने, सबसे छोटे आकार का कछुआ ओलिव रिडले उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से हजारों किलोमीटर की समुद्री का दूरी तय करके जो मादा ओलिव रिडले होती हैं वो आती हैं गंजाम जिले उड़ीसा, और वहाँ पे वो अंडा देती हैं। अंडे से बच्चे 6 से निकलते हैं, उनको वापस फिर माँ के पीछे पीछे हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके वापस पूर्वी अमेरिका के तट पे जाते हैं, और उस दरमियान तो मैक्सिमम क्या होते हैं, मर जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो उनका जीवन सोचिए, अभी अंडे से बाहर आए नहीं कि हज़ारों किलोमीटर तय करके जानी है दूरी, और रास्ते में इतने ज़्यादा खतरे हैं मरने के, कितने कम लोग अपने घर वापस लौट पाते होंगे। तो उनका संघर्ष सोचिए, पेंगुइन का संघर्ष सोचिए, साइबेरियन क्रेन, कहाँ साइबेरिया 90 डिग्री के आसपास, वहाँ से आपके भारत में जो है आपका जो राजस्थान है केवला देवी का खाना, यहाँ पे वो आते हैं मात्र अपने बच्चों को प्रजनन करने के लिए। उड़ीसा के चिल्का झील में बहुत सारी प्रजातियाँ आती हैं प्रजनन के लिए, और फिर जैसे अंडे से बच्चे आते हैं वापस वो फिर उतनी दूरी तय करके अपने अपने